नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बेहद ज़रूरी वीडियो में। मैं हूं विनोद साहू और आप देख रहे हैं वी फॉर इनोवेटिव, जहां हम बातें करते हैं उन चीज़ों की जो आपकी जेब और जिंदगी दोनों को बेहतर बना सके। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं जो शायद आपके जीवन का फाइनेंशियली सबसे अहम डिसीजन साबित हो सकता है। एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट के बारे में। अब एफडी का नाम सुनते ही एक चीज सबके दिमाग में आती है, सुरक्षा। मतलब पैसा कहीं नहीं जाएगा और हर साल आपको उस पर ब्याज मिलता रहेगा। लेकिन दोस्तों, क्या एफडी आज भी उतनी ही सेफ है जितनी हम समझते हैं? क्या एफडी करने से पहले कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें समझना जरूरी है? और सबसे बड़ी बात, कौन से बैंक में एफडी करना फायदे का सौदा रहेगा और किससे दूरी बनानी चाहिए? आज हम इन सभी बातों पर एकदम आसान भाषा में आपके अपने अंदाज में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले एक सिंपल बात समझते हैं, बैंक का काम क्या होता है। मान लीजिए आप एक बैंक के पास गए और आपने वहां 1 लाख रुपए की एफडी कर दी। बैंक ने कहा हम आपको 6% सालाना ब्याज देंगे, तो बैंक ने आपका पैसा लिया और अब वही पैसा आगे किसी और को 8% ब्याज पर लोन में दे दिया। मतलब बैंक ने 6 पर उठाया, 8 पर दिया और 2% उसका मुनाफा कमाया। यानी यही हर बैंक का बिजनेस मॉडल है। अब सोचिए, अगर बैंक को 7 या 8% पर आपका पैसा उठाना पड़ा तो वो आगे किस रेट पर देगा? 9 या 10 पर। ऐसे में लोन लेने वाला कस्टमर ही नहीं आएगा और बैंक नुकसान में जाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल आता है डिमांड और सप्लाई का। सरकारी बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके पास पहले से ही भारी मात्रा में कस्टमर आते हैं। लोगों को भरोसा है तो वो खुद चल कर आते हैं एफडी कराने, सेविंग अकाउंट खोलने। अब बैंक को कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती पैसा जुटाने के लिए। तो भाई, जब उन्हें पैसे की कमी ही नहीं है तो वो आपको क्यों ज्यादा ब्याज देंगे? आपने कभी किसी एसबीआई कर्मचारी को मार्केट में घूमते हुए देखा है कि हमारे बैंक में आकर अकाउंट खोलो? नहीं देखा होगा, क्योंकि फ्लो खुद से बहुत ज्यादा है। अब जरा प्राइवेट बैंकों की बात करते हैं। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, इन बैंकों को थोड़ा मार्केटिंग करनी पड़ती क्योंकि लोग सरकारी बैंक को ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं। लेकिन ये बैंक भी बड़े ब्रांड से, लोगों को सर्विस भी अच्छी मिलती है और टेक्नोलॉजी भी शानदार है। इसलिए ये सरकारी बैंकों से थोड़ा ज्यादा ब्याज तो देते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि इनका भी खर्चा और ऑपरेशनल कॉस्ट बड़ा होता है। अब बात आती है स्मॉल फाइनेंस बैंक की। यहाँ असली गेम शुरू होता है। छोटे बैंक जैसे नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, जेना स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर उज्जीवन, ये बैंक लोगों को आकर्षित करने के लिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। कहीं 9% तक का ब्याज भी मिलता है। आप सोचिए, अगर एसबीआई आपको 6% दे रहा है और नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको 9% दे, तो फर्क साफ है। लेकिन क्या वाकई ये ब्याज का ज्यादा होना मतलब कि ये सबसे बेहतर ऑप्शन है? तो अब सवाल आता है, क्या सिर्फ ब्याज के लालच में हमें छोटे बैंक्स की तरफ भागना चाहिए? इसका जवाब है ना और हाँ दोनों। मतलब समझिए, अगर आपके पास 10 लाख है और आप सारे पैसे एक ही छोटे बैंक में डाल देते हैं तो रिस्क ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आपको 10 लाख को 3 हिस्सों में बांटकर एफडी कराते हैं तो कुछ सरकारी बैंक में, कुछ प्राइवेट में और कुछ छोटे बैंक्स में, तो आप बैलेंस बना लेते हैं। यानी जहां ब्याज कम है वहां सेफ्टी है, जहां ब्याज ज्यादा है वहां थोड़ा रिस्क है। तो एक समझदार इन्वेस्टर वही होगा जो दोनों का संतुलन बनाए। अब कुछ लोगों का कहना होता है, भाई अगर छोटा बैंक डूब गया तो हमारे पैसा क्या डूब जाएगा? लेकिन यहाँ पर आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, डीआईसीजीसी यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये एक सरकारी संस्था है जो आरबीआई के अंदर आती है और इसका काम है डिपॉजिट को सुरक्षित करना। इस संस्था के तहत अगर कोई भी बैंक, सरकारी, प्राइवेट या स्मॉल फाइनेंस डूब भी जाता है तो उसमें पड़ा 5 लाख तक का पैसा हर व्यक्ति को गारंटी से वापस मिलेगा। अब जरा गौर कीजिए, अगर आपने 2 लाख की एफडी किसी छोटे बैंक में कराई तो वो डीआईसीजीसी की सुरक्षा में है, यानी चाहे जो भी हो जाए आपका पैसा सेफ रहेगा। लेकिन अगर आपने 10 लाख की एफडी करा दी और बैंक डूब गया तो सिर्फ 5 लाख ही सुरक्षित रहेंगे, बाकी के लिए रिस्क है। तो अब मैं आपसे एक सीरियस सलाह देना चाहता हूं। अगर आप सोचते हैं कि प्राइवेट बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक में ब्याज ज्यादा मिल रहा है तो वहां एफडी जरूर कीजिए, बट एक लिमिट तक। मेरी पर्सनल राय में 5 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट किसी भी छोटे बैंक में नहीं डालना चाहिए। आप एफडी को बांटिए, एक हिस्से को एसबीआई में डालिए,
दूसरा HDFC में डाल दीजिए, तीसरा उज्जीवन में या फिर नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में। इससे आपको सेफ्टी भी मिलेगी और मुनाफा भी। सबसे ज़रूरी बात, जहां मन शांत हो वहीं एफडी करिए। ब्याज 2% ज़्यादा मिले लेकिन पूरी रात आपको नींद ना आए तो उस मुनाफे का क्या फ़ायदा। अब बात करते हैं 2025 में सबसे ज़्यादा ब्याज कौन दे रहा है, किस बैंक की एफडी करना आपके लिए सबसे ज़्यादा सही रहेगा और क्या पोस्ट ऑफिस में एफडी करना वाकई एक समझदारी का फैसला है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्याज दरों की। अगर आप आज के समय के एफडी रेट्स देखें तो SBI, जो कि भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, वो सीनियर सिटीजन्स को अधिकतम 7.5% तक ब्याज दे रहा है और सामान्य ग्राहकों को 6.80 तक। बात करते हैं HDFC और ICICI जैसे प्राइवेट बैंकों की। यहाँ पर भी एफडी के रेट्स कुछ खास नहीं है, लगभग 7% के आसपास, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी बेहतर, सर्विस और क्विक प्रोसेसिंग का फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन अब बारी आती है असली गेम चेंजर की, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये बैंक सीनियर सिटीजन्स को 9.25% तक ब्याज दे रहा है और सामान्य लोगों को भी करीब 0.9%। जेना स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ आपको 3 साल की एफडी पर 8.5% तक ब्याज मिल सकता है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक भी लगभग 8.25% से 9 के बीच रेट्स ऑफर कर रहे हैं। मतलब फर्क साफ है। अगर आप समझदारी से इन बैंकों में सीमित अमाउंट डालते हैं तो आपका रिटर्न सरकारी बैंकों से कहीं ज्यादा हो सकता है। अब कुछ लोग पूछते हैं, क्या पोस्ट ऑफिस एफडी एक सही ऑप्शन है? देखिए, पोस्ट ऑफिस की एफडी को नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट अकाउंट कहा जाता है। यहाँ 4 ऑप्शन होते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल। 1 साल की एफडी पर रेट है 6.9%, 2 साल की पे 7%, 3 साल की पे 7.1% और 5 साल की पे 7.5%। सुनने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन ये रेट सिर्फ साल में एक बार रिवाइज होते हैं। अगर आपने अप्रैल में एफडी की है तो आपको पूरे साल वही रेट मिलेगा, चाहे मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे। फायदा ये है कि ये पूरी तरह सरकारी गारंटी के तहत आते हैं, यानी रिस्क बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन मैनेजमेंट या जल्दी निकासी की सुविधाएं कमजोर हैं। अब जरा बात करते हैं किसे एफडी करनी चाहिए और कितने समय के लिए करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप 1 या 2 साल के अंदर पैसा इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे बच्चों की फीस, शादी या घर खरीदने का डाउन पेमेंट, तो एफडी एक सही फैसला हो सकता है, क्योंकि इस समय के लिए शेयर मार्केट में पैसा लगाना थोड़ा रिस्की हो जाता है। लेकिन अगर आपका निवेश 5 साल या उससे ज़्यादा का है तो सिर्फ एफडी करना उतना फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि एफडी में आपको ब्याज तो मिलता है लेकिन टैक्स के बाद नेट रिटर्न 5.5% से ज़्यादा नहीं होता। तो यहाँ मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ जिसे मैं बकेट थ्योरी कहता हूँ। बकेट 1, सेफ्टी। 30% पैसा एफडी में लगाइए, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा और इसके लिए आप SBI, HDFC या पोस्ट ऑफिस जैसे सेफ ऑप्शंस चुन सकते हैं। बकेट 2, रिटर्न ऑप्टिमाइजर। 30 से 35% पैसा आप स्मॉल फाइनेंस बैंकों की एफडी में डाल सकते हैं, लेकिन 5 लाख की सीमा में ही, ताकि DICGC का कवर रहे। बकेट 3, वेल्थ क्रिएटर। बचा हुआ पैसा आप म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड या PPF जैसे लॉन्ग टर्म निवेश में डाल सकते हैं। इससे आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे और मुनाफा भी। अब बात आती है टैक्स का खेल। आपको एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना पड़ता है। अगर आपकी सालाना एफडी से कमाई 40,000 से ज़्यादा है या 50,000, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो TDS कटता है। अगर आपकी इनकम टैक्स स्लैब में आती है तो एफडी से कमाई सीधे आपकी इनकम में जुड़ जाएगी, यानी एफडी का 7% रिटर्न टैक्स के बाद 5.5% ही रह जाता है। यही वजह है कि जो लोग 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उनके लिए एफडी उतनी फायदेमंद नहीं रहती। ऐसे में आपको ये देखना चाहिए कि एफडी सिर्फ सेफ पार्किंग है, वेल्थ बिल्डिंग का जरिया नहीं है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, क्या आज की महंगाई में एफडी करना वाकई समझदारी है? मान लीजिए एफडी में आपको 7% ब्याज मिल रहा है, लेकिन महंगाई 6.5% है, तो रियल रिटर्न सिर्फ 0.5% ही बचता है। यानी आप बस अपने पैसे की वैल्यू को बचा पा रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं। तो मेरी सलाह यही होगी दोस्तों, एफडी ज़रूर करें, बट स्मार्ट एफडी करें। जहाँ ज़रूरत हो वहीं करें और बाकी पैसे को ग्रोथ के लिए अलग रास्तों पर लगाएं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन आपसे एक वादा लेकर। आज रात को सोने से पहले आप एक बार अपने एफडी पोर्टफोलियो को देखिए। क्या आप सिर्फ एक बैंक पर निर्भर हैं
क्या आपने टैक्स और इन्फ्लेशन को ध्यान में रखा है और क्या आपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रख दिए हैं? अगर हाँ, तो अभी वक्त है बदलाव का। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आप किस बैंक में एफडी करना पसंद करते हैं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ होता है फाइनेंशियल अवेयरनेस का असली इनोवेशन। मैं हूँ विनोद साहू। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और ऐसे ही दमदार और दिलचस्प टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और विनोवेटिव बनिए। जय हिंद।